नमस्ते बच्चों। ठाणे महानगर पालिका के वर्चुअल क्लासरूम में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम अध्ययन करने वाले हैं हिंदी 10वीं का हिंदी पाठ्यांश निबंध लेखन। इसका हम आज अध्ययन करने वाले हैं। उसके पहले मैं आपसे दो शब्द बोलना चाहती हूँ कि अभी बोर्ड के एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं। हमारे 8वीं 9वीं के बच्चों को भी परीक्षा नज़दीक आ रही है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने अभी पढ़ाई करना शुरू किया है। पढ़ाई करने यानी कि आप क्या कर रहे हो? आप सिर्फ वीडियो ट्यूब से लेसन देख रहे हो, आप सिर्फ हमारी वीडियो देख रहे हो, तो ऐसे नहीं। आपने क्या करना है, आप जब वीडियो देखते हो तो आपने कॉपी लेके बैठना है, पेन लेकर बैठना है, पेंसिल लेकर बैठना है, और उसमें कौन सी बातें महत्वपूर्ण है जो हम लोग बोलते बोलते बताते हैं कि ये आपको परीक्षा में 1 गुण के लिए आएगा, ये आपको परीक्षा में 5 गुण के लिए पूछा जाएगा, ये आपको परीक्षा में आपको 2 गुण के लिए पूछा जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बोलते हैं, जिस तरह से हम लोग क्लास में बोलते हैं, कक्षा में बोलते हैं, उसी तरह से हम लोग वो वीडियो में भी बोलते हैं। तो आपने उन बातों को, उन पाठ्यांश के छोटे छोटे टुकड़ों को अच्छे से याद करना है, अच्छे से मनन करना है, चिंतन करना है। अभी आप पढ़ाई जब करते हो तो उसके 3 पार्ट बनाओ। जब सुबह उठते हो तो सुबह का एक पार्ट, दोपहर का और शाम का। इस तरह से आप उसके 3 विभाग बनाओ कि एक टाइम आपने लिखो, दूसरी बार आप वो पढ़ो, और फिर शाम को जब आप मतलब रात को आपका खाना पीना हो जाता है, तभी जब आप लेटते हो, सोते हो, तभी आपने दिन भर में क्या लिखा, आपने दिन भर में क्या पढ़ा, वो आप थोड़ा उसका मनन करो, चिंतन करो। तो आपने क्या देखा, ये सब आप दिमाग में लेकर चिंतन करो कि आज मैंने ये पढ़ा, आज ये मैडम का मैंने वीडियो देखा, वो मैडम का मैंने आज यूट्यूब पे वीडियो देखा, आज गूगल मीट पे मैंने मैडम ने आज ये पढ़ाया। ऐसा ऐसे आप वो सब याद करो कि क्या क्या मैंने सुना और क्या क्या मैंने देखा और क्या मैंने लिखा। ये आप मनन करो। जब इस तरह से आप पढ़ाई करोगे तो आप परीक्षा में बेझिझक लिख सकोगे। आपको कोई भी आपका हाथ नहीं पकड़ सकता सकता लिखने के लिए। दूसरी बात है कि अगर समझो शासन ने अगर ऐसा किया कि बाबा नहीं, हमें ऑनलाइन परीक्षा लेना है, तो उस वक्त तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर ऑप्शनल प्रश्न आएंगे, बराबर है। तो उसमें आपको टिक करना पड़ेगा कि इस सवाल का ये जवाब सही है, इस सवाल का ये जवाब सही है। तो वो सही जवाब सही है कि नहीं, ये आपको कैसे पता चलेगा? जब आपने कुछ पढ़ा है, पाठ पढ़ा है, कविता पढ़ी है, सुनी है, लिखी है, आपने उस कविता को अच्छे से अपने दिमाग में लिया है, मन में लिया है, तो ही आप उसको समझ सकते हो और उसको सादरीकरण कर सकते हो, अच्छे से प्रश्न उत्तर लिख सकते हो। तो आपसे मेरी ये विनती है कि आप मेरे बच्चे, आप तो पढ़ाई करते ही हो, लेकिन फिर भी मैं आपसे विनती करती हूँ कि अभी हमें तैयार रहना है कि पता नहीं कब परीक्षा का डेट डिक्लेयर हो जाए और हमें वहां पर जाके हमें पेपर लिखना है। तो चलिए आज अभी शुरू करते हैं हमारा निबंध लेखन। ये जो पाठ्यांश है निबंध लेखन, निबंध का अर्थ क्या है? निबंध यानी विचारों को बांधना। निबंध यानी विचारों को बांधना। नि यानी कि विचार, और बंध यानी कि बांधना, उनको एक धागे में पिरोना विचारों को। जैसे हम लोग कोई फिल्म देखते हैं तो कहते हैं कि एक माता पिता थे, बहुत अमीर थे, फिर उनका क्या हुआ कि बड़ा भूचाल आया और उसमें दोनों बेटे गुम हो गए। राम गया, वो जंगल में गुम हो गया, शाम वो किधर किधर शहर में गुम हो गया। और फिर इस तरह से हम लोग वो स्टोरी को, कहानी को बांधते 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 लिखते हैं कि हमने क्या देखा है, हमने क्या सुना है। तो इस तरह से आप भी अगर समझो, अगर सुबह से उठकर रात तक दिन भर में जो भी दिनचर्या होती है आपकी, बहुत लोगों को डायरी लिखने की आदत होती है, तो अगर आप भी एक 200 पन्नों की एक कॉपी ले लो, आप भी थोड़ा कोशिश करो कि आज मैंने सुबह क्या देखा, दोपहर को क्या देखा, शाम को क्या देखा, मैंने क्या सुना, आज मुझे ये देखकर ऐसा लगा, मुझे आज ये सुनकर बहुत खुशी हुई, आज मैंने व्हाट्सएप पर ये मैसेज पढ़ा तो मुझे बहुत खुशी हुई, आज मैंने ये लेसन का अध्ययन किया तो मुझे काफी सारा ज्ञान हुआ। क्या हुआ है वो आप आपके शब्द में लिखो।
जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी भाषा, बड़े बड़े वर्ड्स आने चाहिए। आप अपनी खुद की लैंग्वेज में लिखो कि आपको क्या महसूस हुआ है। तो बंध, निबंध, तो निबंध का अर्थ क्या है? बांधना, एक धागे में उन शब्द को पिरोना और शब्द शब्द की रचनाओं को फिर वाक्य बनाकर उन वाक्यों का परिच्छेद करना। और जब परिच्छेद 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 बनकर ढेर सारे परिच्छेद बन जाते हैं तो वो क्या होता है, क्या कहलाता है? निबंध। ओके, निबंध लेखन एक कला है। निबंध का शाब्दिक अर्थ होता है सुगठित अथवा सुव्यवस्थित रूप में बंधा हुआ। साधारण गद्य रचना की अपेक्षा निबंध में रोचकता और सजीवता पाई जाती है। निबंध गद्य में लिखी हुई रचना होती है जिसका आकार सीमित होता है। मतलब ऐसे नहीं कि शुरुआत की है और 10 पन्ने लिखते ही जाओ, तो फिर वो निबंध नहीं हुआ, फिर वो क्या हुआ? एक छोटा लेख हो गया इस तरह से। और जब बहुत सारा लिख दिया तो फिर वो किताब हो गई इस तरह से। उसमें किसी विषय का प्रतिपादन और स्वतंत्रता पूर्वक और विशेष अपनेपन और सजीवता के साथ किया जाता है। एक सूत्रता, व्यक्तित्व का प्रतिबिंब, आत्मीयता, कलात्मकता निबंध के तत्व माने जाते हैं। इन तत्वों के आधार पर निबंध की रचना की जाती है। निबंध लिखते समय हमें कौन सी बात पर ध्यान देना चाहिए? तो देखिए, पहली बात तो ये कि हम निबंध का प्रारंभ कैसे करेंगे, बरोबर? विषय विस्तार कैसे करेंगे, समापन कैसे करेंगे, विषयानुरूप भाषा का प्रयोग कैसे करेंगे। हमारी भाषा कैसी होनी चाहिए? प्रवाही, धीरे धीरे उसका एक एक पंखुड़ी खुलनी चाहिए। रोचक और मुहावरेदार होनी चाहिए। कहीं पर सुविचार होना चाहिए, कहीं पर मुहावरा होना चाहिए, तो उससे कहीं पर कहावत होनी चाहिए। उससे क्या होता है कि वो कहानी जो है, वो निबंध जो है, वो पढ़ने वाले को अच्छा लगता है। सहज और स्वाभाविक और स्वतंत्र शैली में निबंध की रचना होनी चाहिए। विचार स्पष्ट, क्रमबद्ध होने आवश्यक है। निबंध की रचना करते समय शब्द चयन, वाक्य विन्यास की ओर आवश्यक ध्यान देना है। निबंध लेखन में विषय को प्रतिपादित करने के लिए कम से कम 4 अनुच्छेदों की रचना हो। 4 मतलब 4 परिच्छेद होने चाहिए। निबंध का प्रारंभ आकर्षक और जिज्ञासावर्धक होना चाहिए। निबंध का समापन विषय से संबंधित होना चाहिए, सुसंगत, उचित और सार्थक होना चाहिए। अभी देखिए, और एक आवश्यक बातें हैं लिखते समय। कौन सी आवश्यक बातें हैं कि अगर हम वैचारिक निबंध लिखते हैं तो उन संबंधों के विचार में प्रधानता दी जाती है। वर्णन, कथन, कल्पना बढ़कर विचार महत्वपूर्ण होते हैं। विचार के पक्ष विपक्ष में लिखना आवश्यक होता है। विषय के संबंध में विचार, मुद्दे, मतों, तार्किक प्रस्तुति महत्वपूर्ण होती है। पूरक पठन, शब्द संपदा, विचारों की संपन्नता जितनी अधिक है उतना ही वैचारिक निबंध लिखना हमारे लिए सहज होता है। देखिए, आगे चलते हैं। निबंध लेखन के प्रकार देखिए। अभी आत्मकथनात्मक यानी कि वो वस्तु खुद बात कर रही है। वो जो वस्तु है वो खुद बोल रही है, जैसे उसमें कोई जान डाल दिया हो। फटे पुस्तक की आत्मकथा। अभी फटे पुस्तक की आत्मकथा कैसी होगी कि वो जब पन्ने बनते हैं किताब के, तो जिस फैक्ट्री में जब वो पन्ने बनते हैं तो पहले उस लकड़ियों के गुरादे का, पुट्ठों का मशीन में डालकर उनकी पन्ने बनाए जाते हैं। फिर वो पन्ने बाजार में आते हैं। लेखक फिर उस पर लिखता है, अपनी भावनाएं लिखता है, और जब वो किताब बन जाती है तो एक नहीं सैकड़ों हाथों में से गुजरती है। अभी फटे पुस्तक की आत्मकथा, अगर वो फट गई है तब वो बोलने लगती है कि देखो अभी मुझे कहाँ पर रखा है, मेज पर कहीं फेंक दिया है, कहीं सोफे पर रख दिया है, पहले मैं कैसे रहती थी, मुझे अच्छे से अलमारी में सजा कर रखते थे, लेकिन अब मेरी कोई कीमत ही नहीं रही। और वैसे भी तो अभी जो किताबों की इतनी कीमत नहीं रही है। क्यों? क्योंकि अभी गूगल पे आप कौन सी भी ऐप डाउनलोड कर लो और वहाँ पर आपको कोई भी किताब पढ़नी है तो आप आराम से पढ़ सकते हो। यहाँ तक कि आप किताब सुन भी सकते हो। ये सब अभी डिजिटल का जमाना है तो ये सब हो गया है।
लेकिन फिर भी किताब किताब होती है और कागज हमेशा बोलता है। तो फटी पुस्तक की आत्मकथा और मैं हिमालय बोल रहा हूँ। अभी मैं हिमालय बोल रहा हूँ। हिमालय हमारा कौन सा है? ये हिमालय आपको सबको मालूम है हिमालय। तो जब वो बोलता है तो क्या बोलेगा कि मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर लोग मुझे मानते हैं, यहाँ पर किस तरह से हवामान है, कैसे यहाँ पर बर्फीली जमीन है, यहाँ पर कितना बर्फ है, सब वो अपने बारे में बोलते जाता है हिमालय, कि मैं आपसे बहुत दूर हूँ लेकिन कभी कभी लोग मुझे मिलने आते हैं, मुझसे मिलकर आत्मीयता महसूस करते हैं। तो ये जो आत्म कथनात्मक जो निबंध है, वो जो वस्तुएं हैं वो खुद बोल पड़ती है। जैसे टूटा हुआ ब्लैक बोर्ड फला, इस तरह से आपके हिंदी के किताब में पेज नंबर 103 पर ये है। और आपने ये ध्यान देकर ये जो चार पांच ये है आत्मकथनात्मक, वैचारिक निबंध, वर्णनात्मक निबंध, चरित्रात्मक निबंध और कल्पना प्रधान निबंध, ये आप थोड़े ध्यान में रखिए कि ज्यादा करके परीक्षा में क्या आता है कि वैचारिक विज्ञान के चमत्कार वगैरह ये परीक्षा में आता है। दूसरा परीक्षा में आता है कि ये आत्मकथना कथनात्मक और चरित्रात्मक आजकल थोड़ा जरा कम आता है परीक्षा में, लेकिन कल्पना प्रधान तो ज्यादा आता है कि यदि मैं मोबाइल न होता, यदि मैं संगणक कंप्यूटर नहीं होता, ये भी आता है परीक्षा में। तो आपको ये ध्यान देना है कि अगर ये निबंध है तो ये निबंध किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, किस प्रकार से आपको पूछा गया है। अभी दूसरा प्रकार है वैचारिक। वैचारिक यानी कि देखिए अभी समाचार पत्र, तो इसमें समाचार पत्र में क्या आता है? दुनिया भर के लोगों के विचार, दुनिया भर में जो घटनाएं घटी है वो सब इसमें आती है, बरोबर। और हमें उसमें से ज्ञान प्राप्त होता है, हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो किस तरह से किस किस टाइप से किस किस प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है, ये सब आपको उसमें लिखना है। वर्णनात्मक निबंध में आपको क्या लिखना है? उसमें ऐतिहासिक स्थल की सैर, जैसे रायगढ़ में गए पिकनिक के लिए, जैसे सज्जनगढ़ गए, बराबर, कहीं शिरडी गए, कहीं पति शिरडी गए, ऐसे मतलब जहाँ भी आप जाओगे ऐतिहासिक स्थल करने की सैर करने के लिए, तो वहां पर आपने क्या देखा, वहां का जो माहौल है वो कैसा है, वहां की उपज कैसी हुई है, वहां का वातावरण कैसा है, और आज वहां की स्थिति क्या है, और पहले मतलब 500 साल पहले वहां की स्थिति कैसी थी, ये आपको सब उसमें लिखना है। चरित्रात्मक निबंध में आपको कैसा लिखना है? मेरा प्रिय गायक। अभी मेरा प्रिय गायक, अभी आजकल उस पुराने जमाने के जो गायक थे, मोहम्मद रफी, मन्ना डे, ये सब, लता मंगेशकर, आशा भोसले, ये सब पर्दे के पीछे रह गए। अभी सब नए गायक उभरे हैं। तो आप आपको कोई भी गायक अच्छा लग सकता है। अगर किसी का गाना आपको अच्छा लगा है तो फिर वो क्यों गाना अच्छा लगा, उसकी आवाज में, उसके आरोहों में, उसके अवरोह में, उसकी लहर में, उसकी लहजे में आपको कौन सी बात अच्छी लगी है, वो किस तरह से गाते हैं, कैसे गाते हैं। वो जब गाना गाते थे उनके एक एक शब्द में, एक एक बोली में, एक एक आवाज में, एक एक उनकी लहर में उनका शरीर कैसे बोलता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसे होती है। तो किसी को कोई भी गायक अच्छा लग सकता है। मेरा प्रिय खिलाड़ी, अभी इतने सारे खिलाड़ी, कोई फुटबॉल खेलता है, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई क्या खेलता है, तो उसमें से आपको कौन सा खिलाड़ी अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगता है, उस खिलाड़ी के जो ये है, मतलब उन्होंने, मान लीजिए हमें सुनील गावस्कर जी, तो उनके बारे में लिखना है आपको। तो उनका बचपन से लेकर आज तक का पूरा ब्यौरा आपको देना पड़ता है। उन्हें कितने शतक मिले हैं और उन्होंने जीते, तो उनको कौन कौन सी ट्रॉफियां मिली है, किस किस बात से उनको सम्मानित किया गया है, और किस किस साल में सम्मानित किया गया है, ये सब आपको लिखना है। आज उनका जो दौर चल रहा है वो कहाँ पर है, क्या कर रहे हैं, ये आपको लिखना है, बरोबर। इस तरह से चरित्रात्मक निबंध लिखा जाता है। चरित्रात्मक यानी कि उस व्यक्ति का चरित्र, कि वो व्यक्ति क्या थी, क्या है, ये लिखना है आपको। ओके, आगे देखिए कल्पना प्रधान। कल्पना प्रधान निबंध में मतलब आप सब सोचते हो, सिर्फ आप सोचते हो। जैसे कि यदि मोबाइल न होता, अगर यदि मोबाइल न होता तो क्या होता, बताइए क्या होता। मोबाइल न होता तो
हम जो पहले पत्र से द्वारा लिखे बातें करते थे, आज पत्र लिखा तो पत्र कभी 10 दिन में तो कभी 1 महीने के बाद लोगों को मिलता था। तो हमारी मोबाइल की वजह से जो हम बातें करते हैं वो तुरंत बातें करते, तुरंत उसका रिएक्शन मिलता है और तुरंत हमें उनका जवाब मिल जाता है। डिजिटल का जमाना है, तो आप अपनी कल्पना से बहुत कुछ लिख सकते हो कि यदि मोबाइल न होता तो क्या होता। अभी देखिए मोबाइल में कंप्यूटर के समान सब है। हम गाना सुनते हैं, गाना रिकॉर्डिंग करते हैं, हम वीडियो निकालते हैं, फोटोज निकालते हैं, फोटो निकाल के हम उनको एडिट करते हैं, हम चित्र बनाते हैं, छोटे बनाते हैं, बड़े बनाते हैं, हम उसमें पीपीटी करते हैं, पीडीएफ करते हैं, क्या क्या बनते हैं मोबाइल में। सब कुछ होता है जो संगणक में होता है। हम खुद गाना भी गाते हैं, अगर हमें कौन सी लहर में गाना गाना है, कौन सी आरो में गाना है, वो भी उसमें एडिट होता है। और हम यहाँ से अगर कोई अमेरिका में है हमारी व्यक्ति बैठी हुई, हम यहाँ से उससे वहां तक बात कर सकते हैं। अगर हम बोले मोबाइल की जरा हम झूठ नहीं बोल सकते कि हम कहाँ पर हैं। अगर पूछा मम्मी ने कि आप कहाँ पर हो, चलो व्हाट्सएप कॉल करो, तो तुरंत व्हाट्सएप कॉल किया तो पता चलता है कि आप कहाँ पर हो। आपका बैकग्राउंड सब दिखाई देता है कि आप गाड़ी में हो, बस में हो, रिक्शा में हो, ट्रेन में हो, किसी कॉलेज में हो, स्कूल में हो, आप क्या कर रहे हो कि मॉल में घूम रहे हो, सब दिखाई देता है। तो कल्पना प्रधान में आप बहुत कुछ अपनी कल्पना से लिख सकते हो। इसी तरह यदि ऐनक न होता, ऐनक, चश्मा, स्पेक्युलर, ये जो ऐनक है ये हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है। आजकल तो छोटे बच्चों को भी जल्दी से ऐनक लग जाती है। तो यदि ऐनक न होती तो क्या होता? क्या होता बच्चों, आप बता सकते हो कि यदि ऐनक न होती तो क्या होता? आज तो मैं भी आपके सामने खड़ी रहकर नहीं बोल पाती कि ऐनक न होती तो हमारे छोटे बच्चे भी जो है, अभी हमारे भी क्लास में कुछ बच्चे हैं कि उनको अभी से ही चश्मा लग गया है। तो थोड़ा उस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि चश्मा नहीं लगना चाहिए। तो यदि ऐनक न होती तो क्या होता? ये कल्पना प्रधान जो निबंध है, तो परीक्षा में इस तरह से ये 5 प्रकार के निबंध लेखन है। ओके, तो देखिए आगे चलते हैं। निबंध से पीछे आगे, हाँ, निबंध लेखन पहला होता है संकेत बिंदु के साथ, बरोबर है। तो आपको बिंदु दिए जाते हैं, तो कैसे संकेत, एक तो होता है संकेत बिंदु के साथ और दूसरा होता है संकेत बिंदु के बिना। तो पहला जो है संकेत बिंदु के साथ, मेरे सपनों का भारत। अभी आपको भारत मालूम है, भारत में कितने समाज सुधारक, समाज दलित, समाज पीड़ित लोग, कितने लोग जो हमारे लिए स्वतंत्रता मिलने से लेकर स्वतंत्रता मिलने के बाद क्या क्या हुआ है हमारे देश में, आपको सब लिखना है। हमारे भारत में क्या क्या है ये भी सब लिखना है। आपकी ढेर सारी कविताएं हैं, हम बोलते हैं ना माझा, म्हणजे माझा, मेरा। तो मेरा मतलब क्या, जो चीज मेरी है उसको हम किस तरह से हिफाजत से रखते हैं, कैसे रखते हैं? हिफाजत से। तो हिफाजत से जब हम किस चीज को रखते हैं तो कैसे रखते हैं? उसको हम अपना मानते हैं, खुद का मानते हैं। तो मेरे सपनों का भारत, मेरे, तो पहले तो क्या लिखना है आपको? वो भूमिका। दूसरा लिखना है भारत का वर्तमान भारत, मतलब आज का भारत कैसा है, क्या है। और मेरे सपनों का भारत मतलब आप क्या चाहते हो आपके भारत देश से, आपको क्या अपेक्षाएं हैं आपके भारत देश से, और क्या क्या होना चाहिए आपके भारत देश में, ये आपको लिखना है। और उपसंहार, और आखिर में आपको लिखना है कि अगर ऐसा होगा तो हम बाकी की दुनिया के जो देश है उससे भी और आगे निकल जाएंगे। इस तरह से आपको उपसंहार में लिखना है। यानी कि बहुत संकेत बिंदु के साथ में जब आपको लिखना होता है तो थोड़े उसे आपको संकेत बिंदु दिए जाते हैं, उनके आधार पर आपको निबंध लिखना होता है। दूसरा है संकेत बिंदु के बिना। संकेत बिंदु के बिना देखिए, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको लिखना है, बराबर। अभी आपको उसमें संकेत बिंदु नहीं दिए हैं, लेकिन आपको आपके दिमाग से लिखना है, बराबर। पहला देखिए, युवा पीढ़ी पर दूरदर्शन का बढ़ता दुष्प्रभाव। युवा पीढ़ी पर दूरदर्शन का बढ़ता दुष्प्रभाव।
तो पहले तो आपने क्या करना है कि युवा मतलब आजकल की पीढ़ी, दूरदर्शन हमारा टीवी, बढ़ता दुष्प्रभाव यानी कि दुष्परिणाम, तो दुष्परिणाम क्या क्या हो रहा है ये हमको देखना है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि होता तो कुछ नहीं है, लेकिन किसी एक बात का इतना बढ़क कर बना देते हैं कि जो जिसमें उसमें कोई बात नहीं होती है। जैसे अभी एक कोरोना कोविड-19 का जब बहुत सारे एडवर्टाइज टीवी पर आया करती थी, तो व्हाट्सएप के माध्यम से एक चित्र वायरल हो गया था। तो उसमें करोड़ों लोगों को मरा हुआ दिखाई दिया था और उसके जरिए लोग इतने डर गए थे कि जिनको कोरोना नहीं हुआ वो भी मर गए। तो उस चित्र में, वो चित्र काफी साल पुराना था, किसी एक चित्रकार ने बनाया था कि जब इंसान को महामारी होती है तो उस महामारी में किस तरह से लोग मरते हैं, ऐसा उसको दिखाना था उस चित्र में। और उस चित्र को ये व्हाट्सएप वालों ने इस तरह से फैलाया कि पूरी दुनिया में ऐसा ऐसा चरित्र घूम गया कि अरे बाप रे, वो देश में इतने लोग मर रहे, देश में इतने लोग मर रहे, देश में इतने लोग मर रहे। और कितने लोग मरे तो भगवान जाने, लेकिन जिनको कोई बीमारी नहीं थी डर के मारे बीमार हो गए और मर गए। ये दुष्परिणाम। दूसरा दुष्परिणाम ऐसा भी है कि लोग कैसे कपड़े पहनते, लोग किस तरह से कपड़े पहनते, किस तरह से बातें करते हैं, ये भी दुष्परिणाम है। दूसरा दुष्परिणाम, लोग रात रात तक जागते हैं, जैसे मोबाइल पर जागते हैं उस तरह से अपने टीवी का चालन पर चालू रखकर दिन भर टीवी चालू रहता है। सुबह से लेकर उनको खबर भी नहीं रहती कि टीवी चालू है घर में। उसका तो एक ही यूनिट पड़ता है, उससे लाइट का बिल भी आता है। अगर आपको नहीं देखना है, आपके घर परिवार कोई टीवी नहीं देख रहे, तो ये स्विच ऑफ करो, बंद करो उसको। नहीं, ये भी तो एक दुष्परिणाम है। तो इस तरह से संकेत बिंदु के बिना आपको जब निबंध लिखना होता है तो आपको सिर्फ विषय दिया जाता है। युवा पीढ़ी पर दूरदर्शन का बढ़ता दुष्प्रभाव, स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत, इंटरनेट आज की आवश्यकता। इंटरनेट यानी अपन जो करते डिजिटल की दुनिया। तो निबंध लेखन में संकेत बिंदु के साथ और संकेत बिंदु के बिना, ये दो प्रकार होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सुना दीजिए। अभी निबंध लेखन में आपको पहले तो क्या देखना है, भूमिका, उसकी प्रस्तावना करनी है कि आपने उसमें आपको क्या लिखना है निबंध में। उसके पहले 2-4 लाइनें, एक छोटा अनुच्छेद बनाना है और आपको लिखना है। और फिर अर्थ लिखना है। अर्थ मतलब मान लीजिए कि आप ऐसा निबंध लिख रहे हो कि फटी पुस्तक की आत्मकथा, तो आत्मकथा का क्या अर्थ है, आत्मकथा मतलब क्या, ये आपको लिखना है। फिर आपको उसका महत्व लिखना है। क्या लिखना है, आपको उसका महत्व लिखना है। उसके बाद उसका प्रभाव लिखना है कि उस लेखन के शैली के बाद उस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है और आप पर इस विषय का क्या प्रभाव पड़ा है, ये आपको लिखना है। उससे आप में फिर लाभ लिखना है, हानियां लिखनी है, हानियां की यानी कि दुष्परिणाम लिखना है। फिर आपको उपाय भी लिखने हैं और फिर उसके उपसंहार लिखना है, यानी कि उसका अंतिम प्रस्तावना करनी है। आगे चलते हैं। निबंध लेखन, देखिए मैं आपको एक दो इसका ये बताती हूँ। एक है विज्ञान वरदान या शाप और दूसरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो अभी इस तरह से आपको लिखना है। देखिए अभी इसमें भूमि का प्रस्ताव, इसमें वरदान या शाप भूमि का प्रस्तावना अलग आएगी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में भूमि का प्रस्तावना अलग आएगी। अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये जो है वो आपको कल्पना प्रधान में आएगा और वरदान या शाप ये इसमें किसमें आएगा, वैचारिक में, बराबर। तो वैचारिक आपको ऐसा लिखना है कि ये निबंध वैचारिक प्रेरणा के स्रोत पर आधार पर हम लिख रहे हैं, इस तरह से लिखना है। अभी अर्थ, वरदान या अभिशाप का आपको अर्थ लिखना है, यानी कि विज्ञान का आपको अर्थ लिखना है कि विज्ञान का क्या अर्थ है, हमारे जीवन में विज्ञान का क्या अर्थ है, क्या महत्व है, ये लिखना है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में आपको क्या लिखना है कि
अगर हमने बेटी को बचाया, स्त्री को हमें सम्मान देना है, किस तरह से देना है, क्यों देना है, ये आपको लिखना है। यहाँ पे आपको लिखना है वरदान या अभिशाप में उसके प्रभाव लिखना है, विज्ञान के लाभ लिखने हैं। उसी तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में आपको लाभ लिखना है कि अगर बेटी हमने बचाया तो एक बेटी 21 घर का उद्धार करती है, इस तरह से। और विज्ञान की हानियां भी है, तो वो क्या हानियां है ये आपको लिखनी है। और उपसंहार यानी कि एक लास्ट का अनुच्छेद कि आपने जो ये निबंध लिखा है, प्रस्तावना लिखी, अर्थ लिखा, महत्व लिखा, प्रभाव लिखा, लाभ लिखा, हानियां लिखी, उपाय लिखे, तो इनमें से एक एक वाक्य, एक एक शब्द लेकर आपको आखिर का उपसंहार करना है, बरोबर। तो निबंध लेखन में आपको ये दिमाग में रख लो कि विज्ञान, वरदान या अभिशाप, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह से अगर दो एक साथ में निबंध दिए जाएंगे तो आपको आसान कौन सा पड़ेगा वो आपने लिखना है। मुझे तो लगता है ज्यादातर बच्चे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लिखोगे, लेकिन जो ज्यादा पढ़ाई करते हैं, किताबी कीड़े होते हैं, वो वरदान या अभिशाप ही लिखेंगे, बराबर। चलिए आगे चलते हैं। अभी निबंध लेखन में 5वीं से लेकर आप 15वीं तक जब पढ़ते हो तो आपको निबंध लेखन लिखना ही लिखना है। छोटे बच्चे भी लिखते हैं, पहली कक्षा के। अगर उनको बोल दिया जाए कि चलो माई सेल्फ पे लिखो, तो भी वो 10 लाइन लिख देते हैं। तो उस तरह से निबंध लेखन में अगर आपने 300 या 350 शब्द लिखे, मतलब 7-8 पन्ने लिखे, तो आपको 10 अंक दिए जाते हैं। मतलब ये 12वीं 13वीं 14वीं 15वीं तक होता है। और 200 या 250 शब्द में अगर आपने निबंध लिखा है तो आपको 7 अंक दिए जाते हैं। हाँ, और 150 या 200 शब्द लिखे जाए, मतलब हम जो लिखते हैं 1 पन्ना 1.5 पन्ना या 2 पन्ने लिखते हैं, तो उसको 5 अंक दिए जाते हैं। तो 5 अंक के लिए हमें क्या क्या करना है? प्रस्तावना लिखनी है, भूमिका लिखनी है, अर्थ लिखना है, महत्व लिखना है, और क्या लिखना है हमें? उपाय लिखने हैं, हानियां लिखनी है, और आखिर का अनुच्छेद कैसा होगा हमारा? हमें क्या लिखना होगा? आखिर का लास्ट परिच्छेद। तो 5 अंक के लिए हमें ये लिखना है। तो ये ध्यान में रखो बच्चों कि 10 अंक के लिए कम से कम 350 शब्द लिखे जाते हैं, 7 अंक के लिए कम से कम 250 शब्द लिखे जाते हैं, और 5 अंक के लिए कम से कम 200 शब्द। तो हम अभी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में अगर हम निबंध लिख रहे हैं तो हमें क्या करना है? 200 शब्द का लिखना है। 200 शब्द यानी कि 2 पन्ने। हमारी जो फॉर्मल पेज है वो हमें 2 पेज पूर्ण होता है, 2 पेज का हमें निबंध लिखना है। उसमें से हमें अच्छे से अनुच्छेद बनाने हैं। तो जब आप अनुच्छेद बनाओगे तब उसको आपको देखना है कि मैंने भूमिका के लिए और प्रस्तावना के लिए एक अनुच्छेद बनाया, अर्थ के लिए एक अनुच्छेद बनाया, उपाय हानिया के लिए एक अनुच्छेद बनाया, महत्व के लिए एक अनुच्छेद बनाया। इस तरह से आपको कम से कम 4 या 5 अनुच्छेद बनाने हैं, तभी आपको 5 अंक प्राप्त होते हैं। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं। अभी देखिए निबंध लेखन, ये जो लेंथ होती है उसकी, आपको ये नहीं करना है कि मैंने निबंध कैसा लिखा है, कितना लिखा है, उसकी लंबाई कितनी है। आप हमेशा ये ध्यान में रखिए कि आपका जो पन्ना है उसमें एक साइड में आपका समास होता है, बराबर। तो आपको राइट साइड में भी छोटा समास करना है। और आप जब निबंध लिखना शुरू करते हो तब आपको एक लाइन पर 5 शब्द से ज्यादा शब्द नहीं लिखने हैं, तभी आपका पन्ना थोड़ा अच्छा दिखेगा और वर्णनात्मक भी दिखेगा और पढ़ने वाले को भी काफी अच्छा लगेगा। तो इस तरह से उसकी लेंथ आप पट्टी से नहीं नापनी है, शब्दों से नापनी है। कैसे नापनी है? शब्दों से, कि आपको कम से कम 200 शब्द तक निबंध लिखना है 5 गुण के लिए, 5 अंक के लिए, तभी आप अच्छे से गुण प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, आगे देखिए।
तो ये आप ध्यान में रखिए बच्चों कि ये जो प्रकार है निबंध लेखन के प्रकार, आत्मकथनात्मक, वैचारिक, वर्णनात्मक, चरित्रात्मक और कल्पना प्रधान, ये जो सब निबंध है ये आपको ध्यान में रखने हैं। और ये भी आपको ध्यान में रखना है कि आत्मकथना में कौन से आएंगे, पाठ्य पुस्तक के आत्मकथा, मैं हिमालय हूँ। वैचारिक में आपको आएगा आत्मचरित्र, समाचार पत्र, विज्ञान के चमत्कार। और वर्णनात्मक में आएगा आपको ऐतिहासिक स्थल की सैर, नदी के किनारे की 2 घंटे। और चरित्रात्मक में आएगा आपको मेरा प्रिय गायक, मेरा प्रिय खिलाड़ी। और कल्पना प्रधान में आएगा यदि मोबाइल न होता और यदि ऐनक न होता तो। इस तरह से आपको ये निबंध लिखने में आएंगे। आप वीडियो पॉज करके ये आपने लिख देना है, लिखना है सभी निबंध के प्रकार। और आपके जो किताब है हिंदी की, उसमें पेज नंबर 103 पर ये सब लिखा हुआ है। आप थोड़ी 3-4 बार पढ़ लीजिए, फिर आपको अच्छे से ये दिमाग में आ जाएगा। और आशा करती हूँ कि आपको ये निबंध लेखन का जो पाठ्यांश है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया। और मैं आपको अभी एक स्वाध्याय देती हूँ। आपने लिखना है निबंध कोरोना वायरस नहीं होना चाहिए, इसलिए क्या करना है। कोरोना वायरस, क्या कौन सा निबंध लिखना है आपको, कोरोना वायरस पर। अभी आगे मैं आपको दूसरा जब पाठ्यांश लूंगी तभी मैं आपको कोरोना वायरस पर निबंध खुद लेकर आऊंगी, लेकिन अभी आपको आपने खुद लिखना है, मुझे दिखाना है। ठीक है, नमस्ते।